हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, शाम को बज चुके हैं 4 बजे हमारी क्या चलती है। शाम को 4 बज चुके हैं, 4 बजे हमारी क्या। आज हम देखेंगे जीएस, जीके, जीएस प्लस हिंदी प्लस ग्रामीण परिवेश। क्या देखेंगे? ग्रामीण परिवेश। पूरा फुल लेंथ क्या है, लेखपाल का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, अगम का सही विलोम शब्द क्या है? अगम, अगम, अगम मीन्स क्या होता है? ना चलने वाला, ना चलने वाला। इसका अर्थ होता है ना चलने वाला। तो गम का क्या अर्थ होता है? चलने वाला, चलने वाला। दुर्गम भी इसी का होता है, दुर्गम का भी अर्थ यही होता है कि ना चलने वाला। तो गम होगा तो गम नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? सुगम। क्या होगा? सुगम। सुगम इज द राइट आंसर। क्या होगा? सुगम इज द राइट आंसर। किस पार्ट में है ये सुगम? सी पार्ट में। तो हमारा पाले का क्या जाएगा? सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 2 से 3 निर्देश दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से उचित विकल्प का क्या करिए, चयन कीजिए। तो क्या कर रहा है? सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। क्या होता है? किसी की क्या करना? चापलूसी करना। हमारा क्या होता है? अंगूठा चूसना। ठीक है, अंगूठा चूसने का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है? अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटने का अर्थ क्या होता है? यानी मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है? अंगारा। अंगारा मतलब जो आग का होता है उस पर चलना, मतलब दुख सहना। क्या करना? दुख सहना। क्या होगा? दुख सहना। ठीक है, दुख सहना। बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बहुत लंबा, हम लोग को कम से कम 45 से 1 घंटे भी लग सकते हैं पूरा सॉल्व करने में। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। डिटेल में हम आपको जीएस में बताएंगे। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा कीजिए। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन, विज्ञान ने क्या किया? ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? दुर्गम होगी, विकल्प होगी, अलभ्य होगी, क्या होगी? दुर्लभ होगी। क्या होगी हमारी? दिन प्रतिदिन जो संवेदनशीलता क्या होती जा रही है? दुर्लभ होती जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? व्यायाम से शरीर क्या होगा? सुंदर होगा, सौम्य होगा, विकसित होगा, क्या होगा? पुष्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे? पुष्ट होता है। व्यायाम से शरीर हमारा क्या होता है? पुष्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि आदर शब्द का विशेषण। आदर, आदर में जब ई प्रत्यय लगा जाते हैं तो क्या हो जाता है? आदरणीय। क्या हो जाता है? आदरणीय। आदरणीय क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण बन जाएगा। ठीक है, आदर से आदरणीय विशेषण बन जाएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये हमारे क्या जैसे कि कुछ वाक्य दिए हैं, वाक्य में ए बी सी डी, हमारे ए और बी सी डी करके जो दिए हैं उसमें हमें त्रुटि ढूंढना है, कहाँ पे गलती है। ठीक है, त्रुटि वाला, त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हम डी मारेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? प्रत्येक देशवासियों को, प्रत्येक देशवासियों को, प्रत्येक का मतलब अब जब प्रत्येक लगा दिए तो देशवासियों क्यों लगा रहे हैं? प्रत्येक के साथ हमेशा क्या आता है? देशवासी। क्या आता है? देशवासी। ठीक, देशवासियों नहीं आता है, तो यही हमारी गलती मिल गई। अर्थात हमारा ए पार्ट इज द राइट। देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, तो हमारा ए पार्ट में ही त्रुटि मिल गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे, गेंदे एक गेंद होता है, एक गेंदे नहीं होता, बहुवचन तो बन नहीं जाएगा। एक गेंद होगा कि माला पहनाई, तो क्या होगा? एक गेंद होगा, ना कि क्या होगा? एक गेंदे होगा। ठीक है, तो हमारा कौन से पार्ट में है? कौन से पार्ट में है? सॉरी, थोड़ा खांसी आ गई। एक गेंद का क्या? एक गेंदे की जगह क्या होगा? एक गेंद होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है? 9 और 10 दिए गए प्रश्न में शब्द के समानार्थी शब्द का क्या करना? चयन करना। उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। उपादान, उपादान का क्या करना? हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो उपादान का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो उपादान का समानार्थी शब्द होता है, इसका मतलब होता है कारण होता है उपादान का, और क्या होता है? कारण। ठीक है, 1 मिनट, क्या होता है?
कारक नहीं होता है, कारण होता है। ठीक है, कारण होता है और क्या होता है, साधन होता है। दो होते हैं। ठीक है, कारण और साधन इसके क्या हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, डी पार्ट इज द राइट आंसर। उपादान का मतलब कारण और साधन। अरविंद, अरविंद का क्या होता है, कमल होता है, कमल का पर्यायवाची है, कमल होता है। और क्या होता है, पुष्कर होता है, पुष्कर होता है, सॉरी कमल ही इसका समानार्थी होता है, कमल इसका क्या होता है, समानार्थी होता है। ठीक है, लेकिन और इसके अर्थ होते हैं, किसको किसको कहा जाता है, राजीव, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, राजीव, नीरज, पंकज, जलज, क्या होता है, जलज होता है, तोयज होता है, नीरज होता है, जिसमें ज आता है लास्ट में, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सब हमारे किसके हैं, कमल के क्या हैं, पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 से 12, क्वेश्चन नंबर 11 से 12 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 से 12 हमें क्या करना है, प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, तो उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। क्या कहते हैं उसको, दीर्घसूत्री कहते हैं। ठीक है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत पढ़ी लिखी महिला क्या कहलाती है, विदुषी कहलाती है। क्या कहलाती है, विदुषी कहलाती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आइए 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नीचे दिए गए क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग के में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द, अश्रु, अश्रु हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, आंसू, क्या होता है, आंसू होता है। ठीक है, आंसू, तो हमारा ए ही पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा। ए पार्ट क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। 13 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, और बाकी हमारे क्या है, रेडियो का क्या होगा, तत्भव है, पगड़ी हमारी, कान क्या है, इसका तत्सम कर्ण होता है। ठीक है, कान का, ये सब हमारे क्या है, तत्सम, तद्भव है, क्या है, तद्भव है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 14, पड़ोसी, पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद, इसमें क्या करना है, तत्सम ढूंढना है। तो गोधूम क्या होता है हमारा, तत्सम होता है, गोधूम। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, तद्भव इसका होता है गेहूँ। संस्कृत में गेहूँ को क्या कहते हैं, गोधूम कहते हैं। पड़ोसी, बहु, शहीद, ये सब क्या हमारे तद्भव ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, देश प्रेम में कौन सा समास है, देश, देश प्रेम में कौन सा, दिगु है। दिगु में क्या होता है, इसमें जो है पहले क्या आता है, जैसे चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह हमारा क्या होगा, दिगु हो जाएगा। ठीक है, कर्मधार, इसमें क्या आता है, विशेष्य और विशेषण आते हैं। क्या आता है हमारा, विशेष्य और विशेषण। ठीक, विशेष्य और विशेषण। और अगला कौन सा है, अगला शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सी, शुद्ध वर्तनी वाले, सॉरी इसका ऑप्शन मैंने नहीं बताया। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट बता देता हूँ। देश प्रेम में कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा है, तत्पुरुष है। शुद्ध वर्तनी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा, चिन्ह, ये गलत है बिल्कुल, ये भी गलत है, ये भी गलत, हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफेस्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक एक वचन होता है, एक क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 वचन, 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जो किसी चीज़ की निश्चितता को क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे यह क्या है, पुस्तक, पुस्तक मेरी है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यह हमारा क्या कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, निश्चित है कि यह पुस्तक क्या है, मेरी है। वह किताब मेरी है, तो ये भी हमारा क्या है, निश्चित है। वह, यह, वे, ये सब क्या है, हमारे जो है निश्चितवाचक क्या है, सर्वनाम है। ठीक, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक है, ये भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक, क्या हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, दिए गए प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का क्या करें, चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, बिल्कुल गलत है। भारत में अनेकों जाति है, गलत है ये भी। भारत में अनेक जातियां हैं, सी पार्ट इज द राइट आंसर। भारत में अनेकों जातियां हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, भारत में अनेक जातियां हैं, ये वाला हमारा क्या है, वाक्य शुद्ध है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 20 पे। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का क्या बताइए, दूसरा अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा बताइए,
खग पक्षी, खग को क्या कहते हैं पक्षी, और किसका वायु को भी, खग को वायु भी कहते हैं, क्या कहते हैं वायु भी कहते हैं। तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सूर्य भी होता है, इसका अर्थ सूर्य भी होता है। ठीक है, सूर्य, वायु और पक्षी, तीन इसके अर्थ हैं। ठीक है, और हैं, चलिए आगे चलते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत लोकोक्ति का अर्थ बताइए। हंसुए के ब्याह में मतलब असंगत क्या है, असंगत बातें करना। काम किसी चीज़ का हो रहा है, आप किसी चीज़ का ला करके बात कर रहे हैं, तो क्या है असंगत बातें करना। मतलब किसी की शादी हो रही है, आप उल्टा पुल्टा उसके अगल बगल के ला करके झगड़े कर वहाँ बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, मतलब वही कह रहा है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे की गीत, ये सब गलत चीज़ें हैं। ठीक है, असंगत बातें करना। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। वाक्य में प्रस्तुत कारक चिन्ह क्या है, बालक ने, कर्ता के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने, कर्ता ने, तो कौन सा है, कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है, अब जो 23, 24, 25 ये आप लोग, इसको मैं यहाँ आप लोग खुद करेंगे, इसको जो 23, 24, 25, ठीक, 23, 24, 25 आप लोग खुद करेंगे। ठीक, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक, आप लोग गद्यांश को खुद करेंगे, गद्यांश। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, धीरे धीरे करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है पूरा गद्यांश आप लोग आंसर देंगे। प्रैक्टिस करिए इसको, जो है इसको लास्ट में कराया जाएगा। ठीक, प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते थे कहाँ, पात्रों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, भाषा शैली के माध्यम। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है हिंदी का, जो बाकी और कोई नहीं दिया जाएगा। ठीक है, होमवर्क में। ठीक, चलिए 51 और कमेंट बॉक्स में सबको बताना कौन सा सही है। ठीक, किसने अकबर के पूर्व, आ गया हमारा कौन सा, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। 25 क्वेश्चन इसके भी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो किसने दिया था, वो दिए थे कौन, सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह ने क्या दिया था, ये कहाँ पे है, जयपुर, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, जयपुर राजस्थान के क्या थे, राजा थे सवाई राजा जयसिंह। इनसे मतलब जब अकबर में तानसेन आए जो है, तो कहाँ पे थे ये जो है, सवाई राजा जयसिंह के यहाँ रहते थे, दरबार में रहते थे। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह के नाम पे अभी हाल ही में एक स्टेडियम का निर्माण हुआ है जयपुर में जो। ठीक है, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की क्या है, राजधानी है। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी। भारत की पिंक सिटी कौन है, जयपुर है। ठीक, जयपुर है। और ठीक, जयपुर हमारी क्या है, पिंक सिटी। अकबर के बारे में तो आप लोग जानते हैं, किस वंश का, मुगल वंश का। मुगल वंश का क्या था, एक शासक था। मुगल वंश का क्या था, एक शासक था। इसकी पुस्तक जो थी वो क्या थी, अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा क्या थी, इसकी एक पुस्तक थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है चित्तर सिंह ने किया था। कौन किया था, चित्तर सिंह ने। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चित्तर सिंह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कह रहा है, जय सिंह द्वितीय को सवाई सिंह की उपाधि किसने दी थी। जय सिंह द्वितीय को सवाई सिंह की उपाधि औरंगजेब ने दिया था, औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब मुगल वंश का क्या था, एक शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो था बाबर। बाबर क्या था, मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। बाबर ने इसकी स्थापना कब की थी, 1526। पानीपत का जो युद्ध हुआ था जो है, पानीपत का युद्ध के बाद जो है इसने क्या किया, स्थापना किया। पानीपत का युद्ध कब, 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था बताइए जल्दी, इब्राहिम लोदी और किसके बीच, बाबर के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। 1764 बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1764 में बक्सर का युद्ध, इस समय जो हमारे वेंसी ट्राट जो थे, क्या थे, वो बंगाल के गवर्नर थे जो है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों और जो मुगल शासक जो दिल्ली के थे, मोहम्मद जफ़र के बीच, प्लस बंगाल का नवाब
बंगाल का नवाब और अवध के नवाब तीनों के बीच में, लेकिन बंगाल जो अंग्रेज थे जो है इन तीनों को क्या करिए, तीनों प्रांतों के राजाओं को क्या किया, पराजित किया। और यहीं से जो अंग्रेजों ने अपना क्या स्थापित कर लिया, जो है अंग्रेजों ने अपना शासन क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। ठीक है, पूर्ण रूप से जो अंग्रेज क्या हो गए, इंडिया में स्थापित हो गए जो इसी युद्ध के बाद जो है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। तो हमारी कौन सी मेमोरी है, बायोस। क्या होती है, BOIS। ठीक है, इसको कहते हैं बेसिक इनपुट, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। रोम को कहते हैं क्या, रीड ओनली मेमोरी। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्रिस्पर तकनीक, जो हमारी क्रिस्पर तकनीक है वह किस पे लागू होती है। क्रिस्पर तकनीक हमारी जो है, एक मिनट रुक जाइए, क्रिस्पर तकनीक जो है का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए किया जाता है। बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, किसके लिए, यौन बीमारियों के लिए जो है, दिमागी बुखार के लिए, किसके लिए जो है, दिमागी बुखार के लिए या वंशानुगत बीमारी के लिए। बताइए चलिए जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। क्रिस्पर जो हमारी जो है वंशानुगत बीमारी के लिए क्या होती है, वंशानुगत बीमारी के लिए जो है क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कैंसर को अध्ययन को क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओंकोलॉजी कहते हैं। ठीक, ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 हमारा कौन सा, डीएनए में उपलब्ध, डीएनए जो होता है उसमें उपलब्ध यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनता। कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बनता, तो एडेनिन बनता है, बिल्कुल बनता है एडेनिन। ग्वानिन भी बनता है, साइटोसिन भी बनता है। कौन सा नहीं बनता है, साइटोसिन भी बनता है। और कौन सा नहीं बनता है, टायरोसिन कोई नहीं बनता है। ठीक है, टायरोसिन इसमें कोई नहीं बनता है। ठीक है, चलिए इसमें बनता है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और प्लस कौन एक और बनता है, बताइए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में। उसको बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं, थायमीन। ठीक है, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। इसमें एक ये हो गया, एक मिनट, एक हमारा क्या हो गया, एडेनिन हो गया, एक हमारा एडेनिन हो गया, दूसरा ग्वानिन हो गया, तीसरा साइटोसिन हो गया, एक क्या बनता है, थायमीन बनता है। ठीक है, 4 हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। एंड डीएनए हमारा क्या होता है, वंशानुक्रम से क्या होता है, वंशानुक्रम सिस्टम से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, चलिए डीएनए किसी का मतलब कोई अपराध करता है तो नहीं डीएनए चेक करने के लिए भेजा जाता है, उसी को बोलते हैं डीएनए। इसमें जो 4 अम्ल पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल। ठीक है, थायमीन, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन। एरोसिन हमारा नहीं पाया जाता, तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है। तो सबसे कठोरतम धातु क्या है, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम क्या है, सबसे कठोर धातु है। ठीक है, टंगस्टन तो जो हमारे बल्ब में क्या होता है, बल्ब में पाई जाती है। ठीक है, टंगस्टन का तार लगाया जाता है। लोहा तो आप लोगों को पता है, फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। और जो हमारा सोना है, इसको तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोने में जो है, इससे सबसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जो है अगला क्वेश्चन नंबर 59। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तापमान में भिन्नता के कारण, या फिर किसके कारण, घनत्व के कारण, या दाब के कारण, या आयतन में भिन्नता के कारण। जल्दी बताइए, आयतन में भिन्नता के कारण या किसके कारण जो है, जल्दी बताइए आप लोग किसके कारण होगा। तो हमारा किसके कारण होता है, दाब में भिन्नता के कारण होता है। किसके कारण होता है, दाब में भिन्नता के कारण होता है। ठीक है, चलिए मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कर रहा है, मनुष्य जो हमारा होता है, मनुष्य का जो कशेरुक जो होता है, कशेरुक दंड में कितनी कशेरुक होते हैं। तो हमारे होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं कशेरुक। कितने होते हैं, 33 होते हैं। हमारे फेस पे जो है, हमारे जो फेस है, हमारा फेस, ठीक है, हमारे फेस पे जो है 14 हड्डी होती है। कितनी होती है, 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि अस्थि होती है। और हमारे कान में कितनी होती है, 6 होती है। 6 क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं। और सबसे छोटी हमारी हड्डी कौन होती है, स्टेपीज होती है। स्टेपीज जो कान में पाई जाती है, सबसे छोटी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो होती है वो कौन है,
सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है। कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कहाँ पे? जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी भी, कभी कभी जोड़ी में पूछता है कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 61। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। एक क्या है? ऐसे करके वायर से जोड़ दिए, फिर इसी पॉइंट से ऐसे जोड़ दिए, फिर एक और लेकर के इसको ऐसे करके जोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिए? बैटरी लगा दिए। ठीक, बैटरी लगा दिए। मान लो AR1 है, AR2 है, तो R3 है, तो इसको कहते हैं हम जो है किस में? समांतर श्रेणी में। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी में। तो इसका फार्मूला 1/R होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? समांतर श्रेणी। लेकिन जब R बराबर हम सीधा सीधा लगाते हैं, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सी श्रेणी? R1, R2, ए हमारा R3। तो इसको सीधा लिखते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन सी श्रेणी हो गई हमारी? तो श्रेणी क्रम, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम बोलते हैं। कौन सा? श्रेणी क्रम बोलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या कर रहा है? जो हरमट्टन पौने किस मरुस्थल में चलती हैं? तो हरमट्टन पौने किस मरुस्थल में चलती हैं? तो ये हमारी जो हरमट्टन पौने हैं, ये सहारा के मरुस्थल में। सहारा का मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के सब गरीबी में सबसे गरीब जो महाद्वीप है वो हमारा अफ्रीका भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है जो। ठीक है, जितना जो हमारा एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, सब जितने विकसित हो चुके हैं उतना अफ्रीका का विकास, अफ्रीका महाद्वीप का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सहारा का मरुस्थल जो कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63 है। ठीक है, निम्न फसलों में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं। खरीफ की जो हमारी फसल होती है ये कब बोई जाती है? ये हमारी जून जुलाई में बोई जाती है। जून प्लस जुलाई में क्या होती है? बोई जाती है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत कौन आता है? धान आता है हमारा, धान आता है, बाजरा आता है, धान बाजरा मक्का भी इसी के अंतर्गत आता है, मक्का आता है। ठीक है, और बहुत सी फसलें आती हैं। मक्का हो गया, अरहर हो गई जो है, अरहर हो गई, और कौन सी आती है बताइए? मक्का, अरहर, बाजरा और धान, और कौन सा बताइए आप लोग कमेंट। एक राई टाइप में, राई नहीं होती, राई समय नहीं बोई जाती। ठीक है, तो चलिए, और जो रबी की फसल होती है उसकी कब बुआई होती है? नवंबर दिसंबर में इसकी रबी की जो फसल होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है। कब होती है? नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है। और कब इसकी कटाई होती है? तो मार्च अप्रैल महीने में क्या होती है? मार्च अप्रैल महीने में क्या होती है? इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आता है? गेहूँ आता है, गेहूँ आता है क्या, और चना आता है, और क्या आती है? मटर आती है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसमें पूछा कौन सा खरीफ के अंतर्गत नहीं आएगा? तो गेहूं और चना हमारे क्या है? रबी की फसल है। किसकी है? रबी की। तो 2 और 4 हमारा किसके? खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का विकास, अब क्या आ गया हमारा? डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो डिजिटल कंप्यूटर का विकास जो है IBM और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से हुआ था। ठीक है, संयुक्त रूप से हुआ था। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर के जनक जो है किसको माना जाता है? सेमॉन को। जो सुपर कंप्यूटर हमारा है उसके जनक जो है, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सेमॉन है। सेमॉन कौन है? और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? सबसे तेज हमारा फुगाकू क्या है? कहाँ का है? जापान का। सबसे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो फुगाकू है। ठीक है, फुगाकू है। अब भारत का सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम शिवाय। परम शिवाय भारत का फर्स्ट क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक, परम शिवाय। ठीक, इसको किसने निर्माण किया था परम शिवाय को? तो IIT BHU,
IIT BHU, BHU कहाँ हमारा बनारस में, ठीक है, BHU बनारस में 2019 में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो हाशिम समिति थी। कौन सी समिति थी, हाशिम समिति, जो BPL परिवारों की पहचान के लिए क्या एक समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, वो जो आवासीय कमजोरी थी, उनकी सामाजिक कमजोरी तथा पेंशन कमजोरी जो थी, इन सबको देख करके जो है BPL परिवारों की पहचान के लिए इस समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 66, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। तो ये हमारा जो स्थानीय मेले जो हमारे लगते हैं वो ग्राम पंचायतों द्वारा उस पर कर लगाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 67, क्वेश्चन नंबर हमारा 67 क्या कर रहा है, सहकारिता आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा करता है। तो ये राज्य और केंद्र के संबंध की बात करता है। राज्य और केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध की क्या करता है, बात करता है। ठीक है, संबंध, तो राज्य और केंद्र तथा राज्यों के मध्य क्या करता है, संबंध को स्थापित करने का काम करता है। इस समिति जो सहकारिता समिति का जो गठन हुआ था 1983 में हुआ था। कब हुआ था, सहकारिता आयोग का जो गठन हुआ था 1983 में इसका गठन हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट को सौंपा कब था, रिपोर्ट जो सौंपा था वो 2 नवंबर 1987 को, 2 नवंबर 1987 को अपनी क्या किया था, रिपोर्ट सौंपा था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था भाग की बात किया। तो भाग हमारे 9 में क्या है, पंचायती राज्य है, भाग 9 में। और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची हमारी जो है कौन सी है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या हमारे राज्य पंचायती राज्य व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज्य व्यवस्था है। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था 21 संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत कब, 1992 में। ठीक है, इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और पहला जो हमारा पंचायती राज्य व्यवस्था प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को हमारा नागौर जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कब, 1959 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है हमारा, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है, सिर्फ किसके पास है, सिर्फ किसके पास ये अधिकार है, सिर्फ जो हमारे संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, एक फार्मूला होता है सरला। ठीक है, सा से क्या होता है हमारा, संसद होता है, संसद। और रा से क्या होता है, राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा। ठीक है, ला से क्या होता है हमारा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। ठीक, लोकसभा। तो संसद हमारा किस आर्टिकल में, 79 आर्टिकल में हमारा क्या है, संसद के बारे में बताया गया। 80 में जो हमारा क्या है, राज्यसभा के। 81 में हमारा क्या है, लोकसभा की बात की गई। ठीक है, आर्टिकल भी मैंने बता दिया और किससे मिल के बना है, संसद हमारी किससे मिल के बनती है, इससे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और किससे, राष्ट्रपति। 3 लोगों को मिलाने से हमारी संसद का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। ठीक है, और मौलिक अधिकार की बात कहा है, तो आइए मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, किसमें, भाग 3 में है। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल हमारा जो है 12 से 35 तक हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, 6 हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हमारे टोटल हैं, 6 हैं। ठीक है, चलिए बस इतना तो काफ़ी है डिटेल। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप जो हमारा ये वाला एरिया होता है दक्षिण भारत का, ये वाला एरिया जो हमें इसे प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो 3 साइड से पानी से घिरे हुए होते हैं वाटर से, उसको जो हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और जो चारों तरफ वाटर से घिरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको द्वीप बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा कौन सा है, इसमें पूछा है सबसे ऊंची, तो हमारी क्या, अनाई क्या है, हमारी अनाई जो है सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। इसकी
जो हाइट है वो क्या 2695 मीटर क्या है इसकी हाइट है, 2695 मीटर क्या है इसकी हाइट है। ये कहाँ है? केरल राज्य में। किस जगह पे है? केरल राज्य में क्या है स्थित है? किस जगह पे? केरल राज्य के इडुक्की जिला में स्थित है, पश्चिमी घाट पे पड़ती है। ठीक है, ये हमारे इसको पश्चिमी बोलते हैं, इसको पूर्वी बोलते हैं। ठीक है, तो इस एरिया में हमारी क्या है, ये है जो केरल राज्य की इडुक्की में, यहाँ हमारा क्या पड़ता है? केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य के इडुक्की जिला में। ठीक है, चलिए। और दोद्दा बेट्टा हमारी किसकी है? दोद्दा बेट्टा जो नीलगिरी की, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची, दूसरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट जो है 2637 मीटर है। क्या है? 2637 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 2637। महाबलेश्वर की हाइट कितनी है? तो 14 और कितनी है? 38 मीटर, 14-38 मीटर है। ठीक है, ये 22-40 मीटर की हमारी क्या उट कमंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा हमारा कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जोजिला दर्रा हमारा लेह और श्रीनगर को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, लेह और श्रीनगर को, ये हमारा कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक, और श्रीनगर हमारा किस नदी के किनारे पे है? झेलम, झेलम नदी के तट पे कौन स्थित है? श्रीनगर है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग गया। ठीक है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम हमारा किससे जुड़ा होता है बताइए जल्दी। मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड से, फोन लाइन से, प्रोसेसर से, या प्रिंटर से, किससे जुड़ा होता है? तो ये हमारा जुड़ा रहता है मॉडेम जो है फोन लाइन से जुड़ा रहता है। मॉडेम किससे जुड़ा रहता है? तो फोन लाइन से जुड़ा रहता है मॉडेम। मॉडेम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडुलेटर। क्या बोलते हैं? मॉडुलेटर। क्या बोलते हैं? मॉडुलेटर और डी मॉडुलेटर। क्या बोलते हैं? डी मॉडुलेटर। एक मॉडुलेटर और एवं डी मॉडुलेटर कहा जाता है। ये बाइनरी संख्या इसमें होती है, बाइनरी संख्या 0 और 1 होती है। बाइनरी संख्या क्या होती है? 0 और 1 क्या करता है? प्रोसेसर का कार्य करता है, डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है और उसे सूचना प्राप्त करता है। ये डिजिटल, ये हमारा क्या करता है? डिजिटल को जो क्या करता है? डिजिटल डाटा को डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कौन करता है? मॉडुलेटर। और एनालॉग को जो है, एनालॉग जो हमारा होता है, एनालॉग को किस में करता है? डिजिटल में कन्वर्ट कौन करता है? डिजिटल में, वो हमारा डीमॉडुलेटर होता है। याद हो गया होगा, एनालॉग को किस में कन्वर्ट करना? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम मॉडुलेटर, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का डीमॉडुलेटर। ठीक है, चलिए, तो इसका मैंने डी पार्ट बता दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में अर्जेंटीना 8वें स्थान पे, भारत 7वें स्थान पे। ठीक, ये 6ठे और ये 5वें। ठीक, इससे पहले कौन आता है? रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस विश्व का क्षेत्रफल। उसके बाद कौन आता है? कनाडा। कौन आता है? कनाडा। 1, 2, 3 पे कौन आता है? हमारा चीन आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? चीन। और चौथे पे कौन आता है? USA हमारा चौथे पे। 4 हो गए। 5वें पे ब्राज़ील आता है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7वें पे भारत आता है, और अर्जेंटीना क्या आता है? 8वें पे आता है। ठीक, इसके बारे में बता दिया, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगर देखना चाहें भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थल जो ऊपर है, ये सब ले करके, ठीक, स्थल, और जो समुद्री सीमा की लंबाई है उसके बारे में। समुद्री में तटीय जो टोटल तटीय सीमा की लंबाई है भारत के, तटीय वो कितनी है? तटीय जो होते हैं उनका टोटल, जैसे हमारा द्वीप भी हो गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो 7,516 कितना है? 5 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन सिर्फ मुख्य तटीय सिर्फ जो हमारे ये वाला पार्ट है, इसकी जो लंबाई है वो हमारी 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अब भूमि वाली जो जितनी डिस्टेंस की लंबाई हो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछता है इससे, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वंदना कटारिया हैं। जो किस खेल से, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेलती हैं। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना किस विभाग या मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो हमारे 25 GS के क्वेश्चन फिनिश हुए। अब हम आते हैं ग्रामीण परिवेश के बारे में। देखिए, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के लिए जाना जाता? तो बहराइच और सुल्तानपुर रायबरेली हमारी जो क्या बोली जाती है?
अवधी भाषा बोली जाती है। ब्रज जो है मथुरा में बोली जाती है। मथुरा में क्या बोली जाती है? ब्रज। ठीक है, चलिए अगला जल्दी जल्दी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी? तो गोरखपुर कारागार में क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 1927 में गोरखपुर में इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता कितना है? पुरुष साक्षर जो थे कितने थे? वो हमारे कितने थे? 77.3। अब महिला साक्षर कितनी थी? महिला जो थी वो 57 दशमलव कितनी थी? 57.2%, 57.20% थी। ठीक है, और 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना था? तो घनत्व 829 था। लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात जो था वो हमारा कितना था? 912 था। और शिशु लिंगानुपात जो है, शिशु लिंगानुपात यूपी का क्या था? वो था हमारा 902 था। ठीक है, सारी चीज़ें याद कर लीजिए। कितना है? महिला साक्षर 57.2 थी, पुरुष साक्षर 77 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व कितना? 829 था। और लिंगानुपात कितना था? यूपी का 912 था। शिशु लिंगानुपात 903 था। 902 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या करा? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना हुई? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हस्तिना वन्यजीव विहार कहाँ पे है? मेरठ में। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? निम्न में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के अंग बन गई? तो ये तीनों मिलकर के हमारी क्या बनी? जो है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना बनी। ठीक है, EIRDP और DWCRA और TRYSCM तीनों को मिला करके हम क्या बनाए? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह योजना कब आई थी? 1 अप्रैल, जो हमारी स्वर्ण जयंती योजना 1999 में क्या हुई थी? लागू हुई थी 1999 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 81, कवनौध बांध किस जनपद में? कवनौध बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो 81 का देखिए कौन सा है? 81 का झांसी में है, ललितपुर में, कानपुर में, जालौन में। तो ये हमारा कहाँ है? ललितपुर में। किस जगह पे है? ललितपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियाँ का प्रतिशत कितना? जनजाति जो है वो कितनी है? 0.6% हमारी क्या है? जनजाति है। सबसे ज़्यादा जनजाति कौन पाई जाती है? थारू जनजाति जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो दीपावली को क्या बनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किसके? शोक के रूप में। एक कहाँ पाई जाती है? हमारी जो है जो गोरखपुर एरिया है, इस एरिया में जो है गोरखपुर एरिया में सबसे ज़्यादा यह जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार हैं और बुक्सा भी हैं, अंगारी हैं, पंखा हरिया, बागा, ये सब भी जनजातियाँ क्या पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी जनजाति यही थारू है यूपी की। ठीक है, चलिए जो एक गोरखपुर या तराई वाले क्षेत्र में जौनसारी, मुख्य रूप से जौनसारी, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जौनसारी जनजाति है। क्या? जौनसारी जनजाति जो उत्तराखंड में पाई, पूछता कहाँ पाई जाती है? कभी कभी लोग उत्तर प्रदेश में। जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। CA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। ठीक है, एक्ट, CAA का एक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1992 में संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ जो है 24 अप्रैल 1993 संपूर्ण भारत में क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मैच करना। फिरोजाबाद में क्या होता है? चूड़ियों के लिए जाना जाता है। कानपुर चमड़ा सामान के लिए। और नजीबाबाद जो प्लाईवुड के लिए। और सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए। कौन सा है? सेकेंड फर्स्ट किस ऑप्शन में दिया? सेकेंड फर्स्ट, फिर उसके बाद फोर्थ। ये हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा? सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए, पंखा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जो हमारी पंखा जनजातियाँ होती हैं, एक पंखा जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पे निवास करती है? तो पंखा जनजाति हमारी सोनभद्र में पाई जाती है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से क्या है? 3 राज्यों से क्या करता है? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से क्या करता है? सीमा साझा करता है। किसके साथ? बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़, और किसके साथ? MP के साथ, जो मध्य प्रदेश के साथ। 4 राज्यों के, एक जिला है जो 4 राज्यों के साथ क्या करता है? अपनी सीमा को क्या करता है? बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है,
चलिए 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये उत्तर प्रदेश क्या करता है, आलू उत्पादन में सबसे ज़्यादा। चावल में जो है पश्चिम बंगाल है, चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। तंबाकू में आंध्र प्रदेश है, AP का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या करा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात, अभी मैंने इसको बताया था, क्या बताया था, शिशु लिंगानुपात कितना था, 902 था। शिशु लिंगानुपात 902 था। उस तरह के लिंगानुपात जो पूरा लिंगानुपात जो कितना था, 912 था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और शिशु घनत्व तो कितना बताया था, 829 घनत्व बताया था। शिशु लिंगानुपात 902। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टपका, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है। तो टपका आम का जो है अंतिम फसल होता है, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले राजस्थान है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, फिर MP है, फिर महाराष्ट्र है, MH का मतलब महाराष्ट्र, फिर UP चौथे स्थान पे। किस स्थान पे है, चौथा स्थान है, ठीक है। कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 90, उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ है, मुगल सराय है। कहाँ पे है, मुगल सराय, वाराणसी में पड़ता है। कहाँ, वाराणसी के में पड़ता है मुगल सराय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 क्या हैं, मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 18 क्या हैं, मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 क्या है, मंडल हैं, ठीक है। और कुछ बताएंगे इसके बारे में कि रहने दें, और कुछ जाना है तो बताइए, बस इतना ही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 जिले 18 मंडल। और भूमि, क्वेश्चन नंबर 92, एवज में किसानों से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता है, लगान। पहले क्या, लगान जो है 1/6 वसूली जाती, राजस्व का 1/6 क्या की जाती थी, वसूली जाती थी। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ये संत विनोबा भावे। ये प्रथम क्या थे, ये प्रथम व्यक्ति जो क्या थे, सत्याग्रही थे। क्या थे, सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। शामिल होने वाले जो 17 अक्टूबर क्या हुए थे, 1940 में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और दूसरे कौन थे, दूसरे जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन पूछ चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इसको मैंने बता दिया, संत विनोबा भावे जी। संत, इनके गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी इनके क्या थे, विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पवनार एक आश्रम स्थापित किया था, पवनार आश्रम भी स्थापित किया था संत विनोबा भावे जी ने, ठीक है। भूदान आंदोलन के जनक, कहाँ पे भूदान आंदोलन जो किए थे वो कहाँ पे किए थे, आंध्र प्रदेश से क्या किए थे, भूदान आंदोलन को स्टार्ट इन्होंने किया था, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये हमारा किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है, ग्रामीण विकास के केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे प्रधान के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई। यह कार्यक्रम था हमारा जवाहर रोजगार कार्यक्रम था। क्या था, जवाहर रोजगार कार्यक्रम था। यह जो कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, तो 1989 में चालू हुआ था। कब हुआ था, 1989 में। यह योजना कब चालू हुई थी, 1989 में। मनरेगा आपको पता है, ये 2005 में एक्ट आया, 2006 से लागू हुआ और 2008 से पूरे भारत में लागू हुआ। इसका जो 2009 में इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम हमारा क्या होता है, ट्राइसेम योजना क्या होती है। ट्राइसेम जो हमारी क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है या निर्धनता निवारण है, रोजगार सृजन है, आदिवासी कल्याण है। क्या बताइए, 86 का क्या है, रोजगार सृजन। ट्राइसम एक क्या है, रोजगार सृजन, जो 18 से 24 वर्ष के जो हमारे ग्रामीण युवा हैं उनके रोजगार एवं तकनीकी कौशल के प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू की गई थी, ठीक। चलिए, आदर्श योजना जो 2014 से लागू है, ठीक है। 2014 में ये योजना 2014 से लागू है। इसमें जो 2019 तक जो हमारे सांसद हैं उनको अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम 3 गांव को गोद लेकर के उनको आदर्श गांव बनाना था, मतलब पूर्ण रूप से विकसित गांव बनाना था, ठीक है। यह योजना 2014 से 2019 तक कितने गांव को, 3 गांव को, ठीक है। 3 गांव को क्या करना था, गोद लेना था, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है, तो कौन सा है, भूमि सुधार से भू आंदोलन, चिपको आंदोलन हमारा
क्या था, वनों के संरक्षण से था। किसके, वनों के संरक्षण से था। भूदान के आंदोलन के जनक विनोबा भावे जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से मृदाओं में कौन सी ग्रेनाइट एवं नीस के अपक्षय से निर्मित है? तो हमारी काली मिट्टी है। काली मिट्टी हमारी नाइस और ग्रेनाइट से अपक्षय से निर्मित है। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर भारत कहलाया जो है? 1950 से। 1950 से हमारा जो है उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? यूनाइटेड प्रोविंस। कब उत्तर प्रदेश बना? तो 1950 में इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी। इसी दिन इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक। इसका नाम बदल के क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। फिर 2000 में क्या होता है? 2000 में हमसे क्या होता है? उत्तराखंड क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक। कब होता है? 2000 में इसका क्या होता है? उत्तराखंड हमसे क्या होता है? अलग हो जाता है। 1921 में जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? 1921 में इलाहाबाद इसकी राजधानी थी, राजधानी रही 1921। 1921 के बाद जो है इसके क्या किया गया? लखनऊ बना दिया गया। कहाँ राजधानी बना दिया गया? लखनऊ। 1921 के बाद से लखनऊ राजधानी हो गई। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।